हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए फिर से आज चलते हैं हम पाठ 3 धातु और अधातुओं के भाग 2 पर। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार वीडियो में यही बात बोलता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैं करा ही इस प्रकार से रहा हूँ आपको। आगे प्यारे बच्चों, आपका विश्वास जानता है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। मैं तो ईमानदारी से मेहनत करके विश्वास पात्र होने के लिए आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाने का काम कर रहा हूं। आगे आपकी मर्जी, आप पढ़ो या मत पढ़ो। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नहीं पढ़ेगा, लेकिन जो पढ़ेगा वो सबसे आगे बढ़ेगा। तो चलिए, वही व्यवहारिक रूप में बहुत साधारण तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कार्तिक एजू हब जो कि चैनल पर आपको विज्ञान और मैथ की वीडियो परमानेंटली मिलती रहती है, और हम पाठ 3 की ओर चल रहे हैं। धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। प्यारे बच्चों, धातुओं के भौतिक गुण लिखने हैं हमको। तो सबसे पहले क्या है कि धातुओं का पहला गुण होता है चमकदार। धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है, उनमें चमक आती है। और धातुएं क्या होती है? तन्य। तन्य का मैंने आपको मतलब पहले वाली वीडियो में बताया था। कोई धातु है और हम उसको खींचकर एक लंबे तार के रूप में बदल सकते हैं, उसे बोलते हैं तन्य। अघात वर्धिनेता। अघात माने किसी को पीटना। पीटना रे, किसी को मत पीट देना। मैं धातु की बात कर रहा हूँ बच्चों। धातु को पीट रहे हैं हम और उसको क्या कर रहे हैं? वर्धीनता कर रहे हैं, उसको पतली चादर के रूप में बदल रहे हैं, उसको बोलते हैं आघात वर्धीनता। और धातु क्या होती है? ऊष्मा के सुचालक होती है और विद्युत के सुचालक होती है। तो ये क्या है बच्चों? धातुओं के भौतिक गुण। आगे देखिए, अब आप ये आगे कह रहा है अधातु के भौतिक गुण। अब अधातु के भौतिक गुण बताने क्या होते हैं? तो बच्चों, अधातु क्या होते हैं? भंगुर। मैंने आपको जब मैं धातु और अधातु के आपको अंतर पढ़ा रहा था, मैंने तब कराया था आपको। अधातु क्या होती है? भंगुर होती है। भंगुर का मतलब अगर हम इन पे हल्का सा प्रेशर डालते हैं तो ये टूट जाती है। चमकहीन होती है, इनमें कोई चमक नहीं होती। विद्युत के कुचालक होती है। अगर अधातु में आप कहे कि विद्युत को प्रवाहित करना है तो इनमें विद्युत का प्रवाहित नहीं होगी, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहेगी। ऊष्मा के भी क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। जो अधातु होती है विद्युत के और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक। तो आपको अधातु और धातु के भौतिक गुण पता लग गए। अब होते हैं रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण लिखे। तो बच्चों, धातु के रासायनिक गुण क्या होंगे? देखिए, जो धातुएं होती है ना, धातुएं ऋणायन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन ऋणायन त्याग कर धनायन बनाती है। ठीक है बच्चों, जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन का ऋणायन त्यागेगी और क्या बनाएगी? धनायन बनाएगी। धनायन को बोलते हैं प्लस। ठीक है ना। निगेटिव चार्ज को त्यागती है और पॉजिटिव चार्ज को प्राप्त करती है, बनाती है। और इनकी प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय ऑक्साइड की होती है। जो धातु की प्रकृति होती है वो कैसे होती है बच्चों? क्षारीय धातु ऑक्साइड की। अब आगे देखिए, अधातु के रासायनिक गुण लिखो। यहाँ पे हमने पढ़ा धातु के रासायनिक गुण, अब यहाँ पढ़ेंगे अधातु के रासायनिक गुण लिखो। तो बच्चों, अधातु क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। किसको ग्रहण करेगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और ऋणायन बनाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्याग रही थी, और हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है। यहाँ पे क्या कर रही थी? इलेक्ट्रॉन को त्याग रही थी धातुओं में, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है। ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जो ये अधातु होती है ना, इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय ऑक्साइड की जैसी होती है। अब चलते हैं धातुओं की। ये बच्चों की है ना, थोड़ी राइटिंग साफ नहीं है मेरी, ओके, लेकिन एक एक अक्षर आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा बच्चों। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या है बच्चों? अभिक्रिया मतलब होता है रिएक्शन करना, है ना। कौन धातु ज़्यादा रिएक्शन करती है और कौन धातु
कम रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है। इसी श्रेणी को क्या बोलते हैं? धातुओं की अभिक्रियाशीलता की श्रेणी, है ना। मतलब कौन ज़्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर है अभिक्रिया के मामले में। तो धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी बनती है उसे क्या बोलते हैं? धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। मतलब पहले सबसे बड़ी वस्तु, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर धीरे धीरे करके सबसे छोटी। इसी प्रकार से पहले वो तत्व रखेंगे जो सबसे अधिक क्रियाशील है, तो वो क्या है? पोटेशियम। आपने पढ़ा भी था चैप्टर में, इससे पहले पार्ट में, कि जो पोटेशियम को है ना, जो पोटेशियम को अगर उसको हल्की सी नमी प्राप्त होती है, हल्की सी हवा प्राप्त होती है, तो वो वायु के संपर्क में क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। इसलिए पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ओके बच्चों, तो सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। बोले तो के। उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम। ये चिन्ह आपके समझ में आ रहा है ना? ये चिन्ह दर्शा रहा है। अगर मैं पोटेशियम और सोडियम की बात करूं तो जिधर ये चिन्ह है उधर क्या है? अधिक क्रियाशील। ये सबसे अधिक है, ये पोटेशियम से कम, कैल्शियम सोडियम से कम, ठीक है ना। फिर ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और सबसे कम किसका होता है? Au का। मतलब सोना, मैंने बताया था ना कि जो सोना होता है ना वो बहुत ही कम क्रियाशील धातु है। देखो आपके मोम डैड हाथों में, पैरों में आभूषण पहनते हैं सोने के, तो वो पानी में भी रहते हैं पूरे दिन, ऐसे अनेक काम करते हैं जो कभी ना कभी वो पानी के संपर्क में आ ही जाते हैं। तो लेकिन वो धातु, जो सोने की धातु है, वो खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ बहुत कम क्रियाशील धातु है। अगर क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा है पोटेशियम और सबसे कम कौन है? सोना, मतलब Au। अब उसके बाद तन्यता क्या है? मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले भी कि किसी धातु की खींचकर उसे लंबे तार में बदलना तन्यता कहलाता है। कोई धातु है और हम उस धातु को क्या करेंगे बच्चों? खींच लेंगे। गर्म करके खींचते हो, उसको पेट कर खींचते हो, जैसे भी आपकी मर्जी है। धातु खींचनी है और उसे लंबे तार में बदल देना है, तो उसे क्या कहलाएंगे? तन्यता। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों इसी के साथ में। अब देखिए बच्चों, आप आघात वर्धनीयता क्या होती है? देखो, आघात माने चोट पहुंचाना या पीटना, और वर्धनीयता माने बढ़ना। मतलब किसी धातु को पीट कर बढ़ाना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। आप देखेंगे, आप दुकान पे जाते हो, जो लोहार होते हैं ना, लोहार होते हैं, तो वो लोहे को पीट करके फावड़े बनाते हैं, खुरपे बनाते हैं, और जो औजार होते हैं खेती करने के वो बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं? धातु को पीटकर चादर में परिवर्तित कर देते हैं। आपने देखा होगा गांव में टीन होती है, लोहे की टीन होती है ना गांव में, तो वो क्या होती है? धातु को पीटा जाता है और उसको चादर के फॉर्म में बदला जाता है। तो आघात वर्धनीयता क्या है? किसी धातु को पीटकर चादर में परिवर्तित करना आघात वर्धनीयता कहलाता है। आगे देखिए, धातु में विद्युत की अच्छी चालक क्यों होती है? भाई कोई भी धातु होगी उसमें विद्युत क्या होगी? प्रवाहित होगी। उसका कारण क्या? वो ऐसी धातु है जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन मुक्त है। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो उसमें क्या होगी? विद्युत प्रवाहित होगी। जब विद्युत उसमें प्रवाहित होगी तो विद्युत के लिए कौन सी चालक है? वो सुचालक है कुचालक? तो क्या होगी बेटा? वो सुचालक होगी। ठीक है ना। आगे देखो, धातुओं का निष्कर्षण किसे कहते हैं? देखो, धातु तो पता लगी क्या होता है। निष्कर्षण होता है जब हम अशुद्ध धातु में से शुद्ध धातु को अलग करते हैं। जैसे
आप आटा होता है घर में, आप आटा छानते हो छन्नी से, तो क्या होता है, आटे को तो आप अलग कर देते हो, जो छानस आता है ना, जो भूसा होता है उसको अलग कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अशुद्ध सॉरी शुद्ध अशुद्ध पदार्थ में से शुद्ध पदार्थ तो अलग कर लेते हो और अशुद्ध पदार्थ अलग कर लेते हो, तो ये क्या होता है, निष्कर्षण। देखो, अयस्क को से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। आपको पता है ना, ये लोहा, तांबा और जो चीजें हैं, धातु है, मटेरियल, ये कहाँ मिलते हैं, यानी कि खान होती है, खदान होती है। तो उन खदानों में मिट्टी भी होती है, रेत भी होते हैं, कंकड़ पत्थर भी होते हैं। तो अगर हमको सपोज दैट कोई भी धातु प्राप्त करनी है, हम क्या करेंगे, उस धातु को जहाँ पे खनन होता है वहां से निकालेंगे और वहां से जो मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर उस पर लगे हुए हैं चारों साइड, उनको क्या कर लेंगे, अलग करेंगे। तो जो हमने शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया की है, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, धातु का निष्कर्षण। जो हम उन पदार्थों में से शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे, हमारे लिए शुद्ध धातु क्या है, लोहा है, तो हम लोहे को प्राप्त करेंगे, तो वो क्या है, हमारा धातुओं का निष्कर्षण। आगे देखिए, अयस्क से शुद्ध धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त विभिन्न चरणों को बताएं। जब आपको रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के विभिन्न चरण क्या हो सकते हैं। पहले तो आपको अनाज साफ करना पड़ेगा, अनाज साफ करने के बाद चक्की में उसको पिसवाना पड़ेगा, उसका आटा बन के आएगा, आटे को छानना पड़ेगा, पानी से गूंथना पड़ेगा, उसके बाद आप आग जलाएंगे, फिर रोटी बनाएंगे, फिर रोटी को सेकेंगे, तब जाके रोटी तैयार होगी। इसी प्रकार से ये कह रहा है अयस्क है। अयस्क आप समझ रहे हो ना, कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थर, ये चीज़ें क्या है, सब अयस्क है। ये इनमें क्या होता है, लोहा होता है, कोयला होता है, हीरा होता है, जितनी भी धातुएं हैं अयस्कों से हमें प्राप्त होती है, खनिजों से प्राप्त होती है ना, खनिज जिसको कहते हैं। तो अयस्क से शुद्ध धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त विभिन्न चरणों को बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण करेंगे। अब सांद्रण क्या मसला है ये बच्चों, सांद्रण का मतलब अयस्क से मिट्टी, रेत व अशुद्धियों को अलग करेंगे। जो अयस्कों में क्या है, मिट्टी है, रेत है और अशुद्धि, उसे अलग करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, सांद्रण। अब हमने मिट्टी, रेत को अलग कर दिया, उसके बाद करेंगे भर्जन। भर्जन क्या है, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, है ना। एक क्या लेंगे, एक चूल्हा लेंगे, मतलब एक इस प्रकार की भट्टी लेंगे, उस पर एक कढ़ाई टाइप का कुछ बर्तन रखेंगे, उस बर्तन में जो धातु है उसको रखेंगे, नीचे से आग जलाएंगे। आग जलाने के बाद जो अशुद्ध धातु होगी, अशुद्ध धातु तो कंकड़ पत्थर के रूप में उसमें ही रह जाएगी बर्तन में, और शुद्ध धातु छन छन करके कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, भर्जन। ये किसके द्वारा संभव होगा, सल्फर अयस्कों के द्वारा। उसके बाद होगा धातु का शोधन। शोधन मतलब उसको साफ करेंगे, इसमें अशुद्धियों को हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इसके लिए विद्युत अपघटनी शोधन करते हैं, मतलब विद्युत अपघटन के द्वारा धातु को क्या किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा, अशुद्धियों को दूर कर दिया जाएगा। तो बच्चों, मैंने आपको इस चैप्टर में पाठ भाग 1 और पाठ भाग 2 जितने भी क्वेश्चन अब तक के आने थे और आगे आएंगे और पहले आए हुए हैं, मैंने वो आपको पूरी तरीके से फाइनल करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे आपको पाठ 4 में। और प्यारे बच्चों, जिस किसी को भी अर्धवार्षिक के क्वेश्चन चाहिए या वार्षिक के क्वेश्चन चाहिए सॉल्यूशन सहित, तुम मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पर अपना नंबर भेजें, ताकि मैं उसको व्हाट्सएप पर क्वेश्चन PDF प्राप्त करा सकूं। और मेरा नंबर है 75005417। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PDF फॉर्म में PYQ और अर्धवार्षिक PYQ पहुंचा दूंगा सॉल्यूशन के साथ। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मैं तो मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, आप भी अपने लिए मेहनत करते रहिए। और अब मिलेंगे हम पाठ 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।